चलिए आ गए सभी लोग, आ जाइए फटाफट सब लोग आ जाइए। क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा रिफ्रेश किया था, कोई दिक्कत ना आने पाए, मुझकी उम्मीद है दिक्कत नहीं आएगी और हम आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे इस चैप्टर के साथ। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मैंने कंसीडर करने जा रहा हूँ, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले आपको ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें ज़्यादा ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो चलिए इन पर धीरे से हम लोग डिस्कशन कर ले रहे हैं। क्या बात है, आज धोखा दे रहा है भाई, ऐसी कौन सी हमने पाप किया है। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक तो नंबर वन हमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर ध्यान देना पड़ेगा। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर ध्यान देना पड़ेगा, राजकुमार ध्यान देना, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा हमें यूवी पर ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 2 हमें थोड़ा सा यूवी पर ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरा हमें मात्र एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर ध्यान देना पड़ेगा। ये तीनों के बारे में छोटा छोटा डिस्कशन होगा जो वास्तव में जरूरी है। देखिए यहां पर आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो अरेंजमेंट है वो जरूर याद रहना चाहिए, यानी कि आपको अरेंजमेंट याद रहना चाहिए। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैग्नेटिक रेडिएशन का जो अरेंजमेंट है वो सभी को याद रहना चाहिए। ये अक्सर रेडिएशन का जो अरेंजमेंट है राहुल जी, वो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। मैंने आपको बताया था कोसी गामा का एक्सरे, मैंने याद करवाया था आपको कोसी गामा का एक्सरे, कोसी गामा का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल इन माई रेडियो। सिर्फ सिंपल सी लाइन है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। कोसी को अगर वैसे लिखना चाहो तो कोसी को वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ऐसे करके कोसी लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं। कोसी गामा का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल इन माई रेडियो। कोसी का मतलब होता है कॉस्मिक रेज, ठीक है। गामा मतलब गामा रेज, याद हो गया ना सबको, याद हो गया गामा रेज, ठीक है। का एक्सरे मतलब फिर यहाँ पर एक्स रेज आ जाएंगी। फिर यहाँ पर अल्ट्रा विजिबल मतलब अल्ट्रा यूवी आ जाएंगी। और विजिबल इसी में, ये अल्ट्रा वायलेट, ये विजिबल, तो ये आपका यहाँ पर विजिबल हो जाता है। आज लीप कर जा रहा है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया इसमें। कोई इसमें वायरस आ गया क्या? कोसी गामा का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल में आप यहां देखिएगा, यहां देखिएगा ये कॉस्मिक रेज हो गया, गामा रेज हो गया, फिर कौन सी आएंगी, एक्स रेज आ जाएंगी, एक्स रेज आ जाएंगी। फिर उसके बाद अल्ट्रा वायलेट आ जाएंगी, फिर आपकी विजिबल आ जाएंगी, विजिबल, और फिर आपकी आईआर आ जाएंगी, और आईआर के बाद माइक्रोवेव आ जाएंगी। पढ़ाने नहीं दे रहा है आज तो, क्या हुआ भाई, आज इसका मन नहीं पढ़वाने का क्या? माइक्रोवेव आ जाएगा, माइक्रोवेव और उसके बाद माइक्रोवेव के बाद आ जाता है अल्ट्रावायलेट इन माइक्रोवेव, फिर लास्ट में आ जाता है आपका रेडियो वेव। हाँ रेडियो वेव, ठीक है ना, रेडियो वेव आ जाता है। तो इसको आप आसानी से याद कर लीजिएगा, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो एक चीज आपको मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा कि अधिकतर जो एनर्जी की वेरिएशंस है, यहाँ पर हाईएस्ट एनर्जी है, यहाँ पर आपकी हाईएस्ट एनर्जी है, और यहाँ पर आपकी लोएस्ट एनर्जी है। ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक। वेवलेंथ यहाँ पर लो वेवलेंथ है, लो वेवलेंथ है यहाँ पर,
लो वेवलेंथ है और यहाँ पर आपकी वेवलेंथ कैसी है, हाई है। तो यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो आप हाई लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज जरूर याद रहे, कभी कभी अरेंजमेंट पेपर में पूछा जाता है और इन्होंने पूछा है, आज लग रहा है कुछ ऐसी दिक्कत आ गई है कि हमारा जो इसमें कोई एक फाइल डिस्टर्ब हो गई है, कोई फाइल इसमें डिस्टर्ब हो गई है। तो मुझे लगता है कि भंडारी बताएंगे आपको, एनर्जी सब डिटेल बताएंगे, आप हमसे बात करिएगा। पहले मैं आज अपना क्लास पूरा कर लूं। आज डिस्टरबेंस हो गया है क्लास में थोड़ा सा। नहीं, मैं इंस्टॉल तो कर चुका हूं इसको, लेकिन बात यह है कि कुछ सेशन तो पूरा करूंगा ही करूंगा, नहीं किसी दूसरे ऐप से करूंगा। करूंगा तो 100% ही निश्चित है कि आज पेंडिंग है, इसको आज मैं रोक रहा हूँ, इसी इसी को यहीं से दूसरे से कॉपी करूंगा। ठीक है, अभी आप वेट करिए, मैं करता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है ना, मैं ओपन बोर्ड ले लूंगा अभी। वन नोट हो सकता है अपडेट मांगने लगा हो। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं आपको अपना जो है व्यू दिखा देता हूं। थोड़ा सा समय दीजिए। चलिए फिलहाल तो मैं पूरा करूंगा, इस सेट से पूरा कर दूंगा। देखिए अब करना क्या होगा हम लोगों को, यहां पर अभी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस का जो बेस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर जाता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये मैंने ऑलरेडी अभी आपको बता दिया, बोर्ड चूंकि चेंज किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक तो ये ध्यान देना पड़ेगा आपको कि इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संभावनाएं इस पर क्वेश्चन पूछने की पूरी है, इसलिए इसको आप जो है ध्यान रखिएगा और इसको भूलिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, संभावित है। जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया कि सबसे हाईएस्ट रेज जो थी वो कॉस्मिक थी, कॉस्मिक रेज जो थी इनकी जो एनर्जी थी वो सबसे हाई थी, यानी कि यहाँ पर लिख देता हूँ हाई एनर्जी, एनर्जी इनकी आपको हाई दिखाई दी थी, एनर्जी इनकी हाई दिखाई दी थी। और वेवलेंथ, वेवलेंथ इनकी जो है वो कैसी दिखाई दी थी, वेवलेंथ इनकी लो दिखाई दी थी, ये आपने नोटिस किया था। इसी तरीके से अगर आपने रेडियो वेव देखी थी, यहाँ पर रेडियो वेव अगर आपने नोटिस की थी, तो रेडियो वेव में आपको एनर्जी कैसी दिखी थी, बताओ जगमोहन जी। एनर्जी आपको लो दिखी थी, वेरी गुड, एनर्जी लो दिखी थी। और वेवलेंथ यहाँ पर हम लोगों ने वेवलेंथ जो है वो यहाँ पर हाई नोटिस की थी, हाई वेवलेंथ नोटिस की थी। यहाँ पर ये चीज हम यहाँ तक पहुंच पाए थे। लेकिन इसी में हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे भाई कि बहुत जरूरी है इसके बाद ये जानना कि जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, नंबर वन, सबसे पहले हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे आपसे, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे। ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या बताएगी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम आपको नए पेज पे ले चल रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रो। अब आईआर स्पेक्ट्रो जो है ये पूछी जाती है, पहले मैं लिख दूं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि बोर्ड बदलने से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है लिखने के तरीके पर। अब हमें ये बताओ कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रीजन कितनी कैटेगरी के होते हैं। नंबर वन, रीजन कौन कौन से होते हैं, अभी आपको रिवाइज करा दे रहा हूं, रीजन बताइए सबसे पहले।
रीजंस कौन कौन से होते हैं इसके, तो नंबर 1 रीजन, सबसे पहला रीजन होता है इसके अंदर, आप जान रहे होंगे, फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है, फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है, वेरी गुड, फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है। नंबर टू आपको पता होना चाहिए फिंगर, अगर आपको याद है तो फिंगरप्रिंट रीजन बोला जाता है। तो यहां पर मैं फिंगरप्रिंट रीजन आपको लिख देता हूं, याद आया, फिंगरप्रिंट रीजन आपको याद आ गया ना। फिंगरप्रिंट रीजन होता है, 3 रीजन होते हैं, और एक कौन सा होता है, याद है किसी को, जल्दी बोलिए, तीसरा वाला बोल दीजिए, एरोमेटिक रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है? एरोमेटिक रीजन कहलाता है। तो 3 रीजन आपको ध्यान रखने, टोटल कितने रीजन है? टोटल आपके 3 रीजन्स हैं। ये तीनों रीजन आपसे पूछे जा सकते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि फंक्शनल ग्रुप रीजन जो है, फंक्शनल ग्रुप रीजन की जो लेंथ है, यानी कि जो उसकी वेवलेंथ की रेंज है, वो कितनी हो सकती है, बता सकते हैं आप? यानी 4000 से लेकर के कहां तक जाएगी ये? 1300 सेंटीमीटर इनवर्स तक जाएगी, 1300 सेंटीमीटर इनवर्स तक चली जाएगी। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, ठीक है जी। अब उसके बाद अगर हम देखें 1300 से 1400 पर सेंटीमीटर है, 1400 नहीं 4000 है। इसके बाद अगर हम आते हैं तो आपकी 1300 से शुरुआत होगी, कौन सा रीजन आ जाएगा इसमें? फिंगरप्रिंट रीजन आ जाएगा। ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप रीजन है, अब आ जाएगा फिंगरप्रिंट रीजन आ जाएगा। तो फिंगरप्रिंट रीजन में आपकी 1300 से शुरुआत हो जाएगी और कहां तक चली जाएगी? ये 900 तक चली जाएगी, तो यहां पर 900 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको याद हो रहा हो तो एरोमेटिक रीजन है, और एरोमेटिक रीजन, जगमोहन जी वेरी गुड, शाबाश, आपने सब लिख दिया। ये आपकी कहाँ जाएगी? 900 से शुरुआत होगी और 650 से 600 भी कुछ किताबें बताती हैं, वो वहां पर जाकर के एंड हो जाएगी। तो ये रीजन आपको जरूर याद रहने चाहिए, कम से कम ये चीजें एग्जामिनेशन, क्योंकि ये टीजीटी का एग्जामिनेशन है, तो यहाँ बहुत ज्यादा तो पूछने की संभावना हमें जो है वो कम दिखाई दे रही, बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए, इस पर याद रहेगा ना आपको? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है जी? तो चलें इस पे आगे चल लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको और याद रहनी चाहिए, वो क्या है? देखो, एक तो आपको सीओ स्ट्रेचिंग कितनी कैटेगरी की होती है, तो आपको स्ट्रेचिंग भी ध्यान देनी पड़ेगी। स्ट्रेचिंग कितनी कैटेगरी की होती है वो आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, एक अगर मैं ग्रुप लिख लेता हूं यहाँ पर RCH2, अनमोल बताओ, RCH2 ले लिया मैंने, और एक यहाँ पर OH ले लिया। तो अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं कि भाई ये मैंने R लिखा, यहाँ पर ये CH2 लिखा, ठीक है, हाँ, और इसके बाद यहाँ O लिखा और यहाँ पर H लिखा, तो यहाँ आपको 2 चीजें दिखाई देंगी। एक तो आपको ये वाली चीज यहाँ पर बैंड हो रही है, ये वाली चीज बैंड हो रही है, तो यहाँ पर आपको बैंडिंग दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी बेटा? बैंडिंग दिखाई देगी ना, बैंडिंग। और यहां से यहां तक की जो कंडीशन है वो आपको स्ट्रेचिंग दिखाई देगी। STRETCHING, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग, 2 टाइप की कंडीशंस यहां पर होती हैं, इनको हम लोग वाइब्रेशंस नाम देते हैं दोनों, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। ये एक्चुअली में ऐसा वर्ड है जो वाइब्रेशंस की कैटेगरी में आता है, वाइब्रेशंस के अंदर काउंट होता है। तो ये आपको याद रहने चाहिए। बहुत यहाँ पर आप परेशान हो जाएं कि क्या चीज पूछा गया है, वो सब कुछ नहीं आपको याद रखना है, लेकिन हाँ, ये टर्मिनोलॉजी आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि ये पेपर LT ग्रेड का है, यहाँ बहुत नहीं घुसना पड़ेगा इसके लिए, ये बात याद रखना। एक है कि अगर हम यहाँ पर एक चीज और भी जान ले जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, हुक्स रूल हमें जरूर पता रहना चाहिए कि व्हाट इज हुक्स रूल। हुक्स रूल क्या है, ये हमें जानकारी रहनी चाहिए। अब देखो, हुक्स रूल में हम लोग चल लेते हैं। हुक्स रूल आपको पता होना चाहिए, न्यू अपॉन सी इज इक्वल टू, या तो न्यू बार बोल दो, यही तो मैंने पढ़ाया था। ठीक, तो यहां पर न्यू बार बोल सकते हैं, इज इक्वल टू इसे 1/2 पाई सी, याद आया, यही बोलते हैं ना। ब्रैकेट में जब जाएंगे तो यहां पर अगर आपको याद होना चाहिए कि यहां पर के अपॉन ऊपर आ जाता है M1 M2 और नीचे आ जाता है M1
प्लस m2 हो जाता है। ठीक है, इसको चाहे इसको अंडर रूट में डाल दो और चाहे पावर हाफ डाल दो, एक ही बात है दोनों। या फिर हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं 1/2 पाई सी, और इस पूरे को जो है वो हम रूट में ले जा सकते हैं। रूट वही रूट डालो या पावर डालो, k/μ यहाँ पर लिखा जा सकता है, रिड्यूस्ड मास। ये फार्मूला भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। म्यू का मतलब आप जान लीजिए, दिस इज द रिड्यूस्ड मास कहलाता है। और के यहाँ पर क्या कहलाता है? कांस्टेंट कहलाता है, जिसे हम लोग फोर्स कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। एक तो बेटा ये याद रखना, ठीक है ना। अब बाकी बीच में रीजंस की बहुत ज्यादा वेवलेंथ, और ये आप परेशान नहीं होना, उसको आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि किसकी कितनी है। वो आपको पीजीटी लेवल पर मैंने पढ़ाया हुआ है, वो वहां पर आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इसलिए उसके लिए आप परेशान नहीं हो कि पूरी डिटेल स्टडी आपको इसकी नहीं करनी है, केवल यहीं तक पढ़ना है। तो मतलब बहुत ज्यादा पढ़कर आप कोई फायदा निकलने वाला नहीं है। मैं हालांकि मैंने पूरा पढ़ाया है, अगर आप पूरा पढ़ने का मन भी रखते होंगे तो आप वहां से जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। अब अगर हम लोग अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, तो यूवी भी मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, वो आपको पता होना चाहिए। 100 से लेकर के अगर हम चलेंगे तो 400 नैनोमीटर तक की रेंज में ये आता है। मैं क्वेश्चन भी अभी आपको बता दूंगा। 400 नैनोमीटर की रेंज में आता है, ये लगभग माना जाता है। कुछ लोग इसे 800 की रेंज में भी ले जाते हैं, लेकिन 400, चूंकि विजिबल रीजन जो है वो 800 तक, 400 से 800 तक जाता है। तो विजिबल की बात ना करो, हमें केवल 400 तक रहना है। इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज बियर्स लॉ। तो किसी को याद है कि बियर्स लॉ क्या है? तो यहां पर मैं बियर्स लॉ की बात कर लेता हूं। व्हाट इज बियर्स लॉ? बियर्स लॉ होता है, अगर आपको किसी को याद है तो बताएंगे आप। बियर्स लॉ ए इज इक्वल टू हो जाता है एप्सिलॉन नॉट। बताओ कोई लोग। एप्सिलॉन नॉट सीएल, यही तो हो जाता है, यही लॉ था। एप्सिलॉन नॉट सीएल, यही लॉ था। कुछ किताबें इसे ऐसे करके लिखती हैं। यहाँ पर ए जो है वो आपका एब्जॉर्बेंस है, और एब्जॉर्बेंस ए इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं लॉग इनिशियल इंटेंसिटी, और यहाँ पर हम फाइनल इंटेंसिटी ले सकते हैं। ठीक, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जरूरी है। तो इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग के बेस में 10 हो जाता है। यहाँ आई नॉट अपॉन आई इज इक्वल टू ई सी एल, उसकी जगह वैल्यू पुट कर दी है मैंने, और कुछ नहीं किया है। इसकी जगह पर मैंने केवल वैल्यू पुट की है, बाकी और कुछ नहीं किया। तो इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, ई सी और एल। इतना फार्मूला आप याद रखना, एग्जामिनेशन में काम आएगा आपको। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो बहुत ही जरूरी है। ट्रांजिशन इसमें कितने तरीके के होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आया भी है। ट्रांजिशन कितनी तरीके के होते हैं? ट्रांजिशन, ट्रांजिशन से क्वेश्चन यहाँ पर संभावित है, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर एक तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। ठीक, नंबर 1 पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन हो गया। ठीक है, दूसरा ट्रांजिशन कौन सा हो सकता है बताओ? नंबर 1 पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन हो गया। नंबर 2 बताइए, बताइए। N2, N से लेकर के पाई स्टार ट्रांजिशन हो गया, एक ये ट्रांजिशन हो गया। और बताइए कौन सा ट्रांजिशन है? ठीक, सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो गया। ठीक है, वेरी गुड। सिग्मा से पाई ट्रांजिशन हो गया। ठीक है, बोलिए जल्दी से। देखिए जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ट्रांजिशंस होते हैं वो ट्रांजिशंस कितनी कैटेगरी के होते हैं। एक तो आपको याद रहना चाहिए, एन का मतलब है नॉन बॉन्डिंग से पाई, और पाई से पाई स्टार होता है। सिग्मा से सिग्मा स्टार होता है, सिग्मा से पाई होता है। और एन से यानी कि नॉन बॉन्डिंग से, नॉन बॉन्डिंग से भी आपका सिग्मा हो सकता है जी। अब बताइए,
सिग्मा टू सिग्मा स्टार हो गया, सही हो गया जी, बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद आपका सिग्मा, हाँ नहीं सही है, सिग्मा से सिग्मा स्टार हो गया, सिग्मा से पाई हो गया, और सिग्मा से पाई स्टार भी होगा। तो यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग एक छूट रहा है, कोई एक कहीं पर डाउट हुआ है, एक कहीं पर डाउट हुआ है। एन से सिग्मा स्टार तो हो गया, वो ठीक है, एन से एक कहीं पर छूट रहा है, बताइए। नहीं, लॉग आई नॉट ऊपर लेते हैं। अब टोटल 4 हुए, इसमें कॉमन एक चला गया है, कोई कॉमन एक हो गया है, तो एक दो, अब एक ये कॉमन पाई टू पाई स्टार छूट गया है ना, एक कोई छूट रहा है। चलिए बताइएगा इसमें कौन छूट रहा है, वो वही वैल्यू है, वो अलग नहीं है। सिग्मा से पाई स्टार मैंने पूरा लिया है, एन टू पाई स्टार भी लिया है, सिग्मा से 4 लिया है, एन पाई स्टार पाई लिया है, मैंने लिया है, दोनों कंडीशन कंसीडर किए हैं। ठीक, तो इसको आप कंसिडरेशन में लाइएगा, इसको याद रखिएगा, इसमें से कोई एक डबल रिपीट कर गया है, कोई एक डबल रिपीट कर गया, तो इसको ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा बोर्ड बदलने से क्या होता है, रिदम बिगड़ जाती है, रिदम बिगड़ जाती है, पढ़ाने की आदत उस बोर्ड पर पढ़ी हुई है ना, तो इसलिए वही लेंथ पेज बदलना पड़ रहा है मुझे बार बार। अब यहाँ पर एक चीज और आपको याद रखनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं वुडवर्ड रूल। याद है किसी को वुडवर्ड रूल क्या चीज होती है? वुडवर्ड रूल, ये वुडवर्ड रूल जो है ये बहुत पूछा जाता है, किसमें, इस पर क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक्चुअली में लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिपेंडेंट होती है, और लैम्डा मैक्स पर भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। तो अब आप एक चीज ये बताइए हमें कि जो लैम्डा मैक्स कॉन्जुगेटेड डाइईन की क्या होती है, कॉन्जुगेटेड डाइईन की क्या होती है, कॉन्जुगेटेड डाइईन के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू कितनी होती है, बताइए। लैम्डा मैक्स कितनी होती है? 217 होती है लैम्डा मैक्स कॉन्जुगेटेड डाइईन की, 217 होती है। 217 होती है, 214 होती है, जल्दी बताइए। 217 होती है, 214 होती है। कॉन्जुगेटेड डाइईन की 217 नैनोमीटर होती है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। और कॉन्जुगेटेड डाइईन का अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो मैंने सब अपनी मतलब जो है नोट्स में भी, किताबों में भी इन सब चीजों का डिस्कशन किया हुआ है अनमोल, अगर आपको याद। ये कैसी डाइईन है? ये कॉन्जुगेटेड डाइईन है, इसमें लैम्डा मैक्स जो है वो 217 नैनोमीटर आता है। जी क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है ना। अब एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर कहीं पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो सब्स्टिट्यूएंट में हम लोग कितना जोड़ देते हैं? 5 जोड़ देते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर कहीं पर लग गया है, सब्स्टिट्यूएंट अगर कहीं पर लग गया है तो सब्स्टिट्यूएंट में यहाँ पर +5 कर देते हैं। तो सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं ऐसा एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पर CH3 ले लेता हूँ, यहाँ CH ले लेता हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड, बैलेंसी देखो 1 2 3 4 सही है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब मर्दन सिंह जी बताइए यहाँ आंसर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए? ये कॉन्जुगेटेड डाइईन हो गया, तो ये तो आपका 217 हो ही गया, और ये आपका 5 हो गया, तो दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपका 222 नैनोमीटर आ जाएगा। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 222 आएगा, जो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल वैल्यू 223 है। मंजीत, प्रैक्टिकल वैल्यू 223 है, ये आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू है, और आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू 223 नैनोमीटर है, ये आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू मानी जाती है। ठीक है ना, ये याद रखना। इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक चीज और याद रखना पड़ेगी, जो जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी भी गई है और पूछी जाती है, पूछी जाती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। वो क्या है? जैसे ये पूछा गया पिछले एग्जामिनेशन में, हाँ वो जगमोहन जी एग्जामिनेशन में दिया होगा कि ऑप्शन देखना पड़ेगा। अगर आपसे प्रैक्टिकल वैल्यू पूछी जाएगी तो आप 223 ही बताएंगे, जो वैसे तो कैलकुलेशन वाली ही पूछी जाती है, प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं पूछी जाती, क्योंकि प्रैक्टिकल वैल्यू याद होनी चाहिए, और कैलकुलेटेड वैल्यू जो है
हाँ, अगर दोनों दिया है तो फिर आंसर आपको प्रैक्टिकल वैल्यू 223 पर लगाना पड़ेगा, 223 पर लगाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं, कारण ये है कि बच्चा अधिकतर कैलकुलेशन जो करता है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यू करता है, तो इसलिए आपको ये चीज नोटिस करनी पड़ेगी कि आपको जो वैल्यू आप निकाल पा रहे हैं वही आपके सामने, प्रैक्टिकल वैल्यू आप निकाल ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं, आप तो थ्योरेटिकल निकाल पाएंगे। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू पूछी जाती है, कैलकुलेटेड मतलब होती है थ्योरेटिकल वैल्यू, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो आपको आ रही है, जो एक्चुअल होनी चाहिए। ठीक है ना, बात आप मेरी समझ रहे हैं? चलो अब ये बताओ, ये कौन सा रिंग कहलाता है? एक रिंग ये पूछा गया है एक दो बार, एक रिंग ये मान लीजिए, ये मैंने एक रिंग ऐसे कंसीडर किया। इसमें बहुत डीप में नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि जो एलटी ग्रेड का एग्जामिनेशन, यहाँ बहुत डीप नहीं जाएगा पेपर, बहुत डीप नहीं जाएगा, बहुत डीप नहीं जाएगा, इसलिए परेशान नहीं होइएगा। देखिए यहाँ पर ये कैसा मानते हैं, ये कैसा रिंग माना जाता है? होमो माना जाता है, इसको आप होमो एनुलर बोलिएगा, होमो एनुलर बोलिएगा, और इसको आप हेट्रो एनुलर बोलिएगा। कैसा बोलेंगे? हेट्रो एनुलर बोलेंगे। इन दोनों में डिफरेंस, हाँ अब आप आज डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप बोल रहे हैं। इसके लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है? 253। होमो की कितनी होती है? होमो की 253 नैनोमीटर होती है ना, नैनोमीटर होती है। और हेट्रो की जो होती है वो लैम्डा मैक्स हेट्रो की जो होती है वो 214 नैनोमीटर होती है। याद है आपको? याद है? ये चीज आपसे एग्जामिनेशन पूछी जा सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन के लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं। एग्जाम्पल्स अगर मेरी किताब आपके पास में है या मेरी वीडियोस भी आपके पास में है, तो उन एग्जाम्पल्स में 2 एग्जाम्पल आप खासकर कर लेना, जहां तक मैं जान पा रहा हूं जो अधिकतर पूछे जा सकते हैं, एग्जामिनेशन पॉसिबिलिटी जिनकी हो सकती है, वो एग्जाम्पल में एक तो एग्जाम में ये आने की संभावना, वैसे तो कोई भी आ सकता है, मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ जो कॉमन एग्जाम्पल, अधिकतर ये कॉमन एग्जाम्पल पूछे जाते हैं जो किताबों में दिए हैं, ग्रेजुएशन की किताबों में भी दिए हुए। एक तो ये एग्जाम्पल बहुत आता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो ये वाला भी खूब आता है। इन दोनों एग्जाम को मैंने अपने बहुत सारे क्लासेस में जो है वो सॉल्व करवाया हुआ है, तो आप इस एग्जाम्पल को भी ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम्पल भी पूछा जा सके। इन दोनों एग्जाम्पल पर आप डिस्कशन, किताब अगर आपके पास होगी तो उस किताब में इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से कर लीजिएगा, बुक्स में आपको ये पॉसिबिलिटी है, मिल जाएंगे। ठीक है, कर लेंगे ना जी। वैसे आपको बता दूं, कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो ये हेट्रो हो गया तो 214, तो ये हो गया हेट्रो में 214 हो गया। और रिंग जो है, अगर रिंग रेजिड्यू देखोगे तो रिंग रेजिड्यू आपको कितने मिलेंगे? यहाँ पर रिंग रेजिड्यू आपको मिल जाएगा, ये कॉन्जुगेटेड बनाना पड़ेगा, सॉरी एक मैंने गैप नहीं दिया है, यहाँ पर मैंने गैप नहीं दिया है, गैप देना पड़ेगा इसमें, एक गैप नहीं दिया यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉन्जुगेटेड, तो ये हो गया, ये आपका यहाँ पर रेजिड्यू हो गया, तो रेजिड्यू, रिंग रेजिड्यू 3 मिल गए, तो 3 का मतलब हो गया 15 और जुड़ गए, इसमें 15 हो गए, और एल्काइल ग्रुप हो गया तो 5 ये हो गए, तो ये आपका टोटल आ जाना चाहिए 234, 234 आ जाना चाहिए, 234 आ जाना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा इस तरीके से। और इसमें अगर आप देखोगे तो ये 253 ये हो गया, 253 ये हो गया। रिंग रेजिड्यू अगर आप नोट कर पा रहे हो तो रिंग रेजिड्यू यहाँ पर एक ये हो जाएगा, रिंग रेजिड्यू, और एक आपका रिंग रेजिड्यू इधर, एक इधर हो गया, तो 5 3 15 फिर ये हो गए, और आपका इसमें 5 हो गया एल्काइल ग्रुप, तो ये टोटल मिलाइए तो 20, ये 5 5 10 3 23, ये आपका 5 5 10 और 3 13 13, 6 7 हो गया 73, 73 यानी कि 273 इसका आ जाएगा। तो ये आप इस तरीके के क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा, इन पर भी संभावनाएं पूछी जा सकती हैं। एक क्वेश्चन है कि हम लोग एनएमआर सिग्नल पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले तो ये बताइएगा कि अगर हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कैलकुलेट करते हैं तो पहले तो फुल फॉर्म बताइए एनएमआर की।
एनएमआर का फुल फॉर्म बताइए आप, एनएमआर और पीएमआर की फुल फॉर्म, दोनों की फुल फॉर्म बता दीजिए। एनएमआर की फुल फॉर्म बताइए। न्यूक्लियर, ये एनएमआर की फुल फॉर्म है न्यूक्लियर मैग्नेटिक, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस बोला जाता है, रेजोनेंस बोला जाता है। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है प्रोटॉन, प्रोटॉन बताओ, प्रोटॉन मैग्नेटिक, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस नाम दिया जाता है, रेजोनेंस नाम दिया जाता है। नाम जरूर याद रखिएगा। दूसरी चीज आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो केमिकल यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, यानी कि जो बेसिक केमिकल यूज किया जाता है, बेसिक केमिकल जो इसमें यूज किया जाता है, केमिकल यूज किया जाता है बेसिक केमिकल, वो कौन है? वो टी, बताओ। हाँ वेरी गुड, शाबाश, TMS होता है, टेट्रा मिथाइल सीलेन बोलते हैं। टेट्रा, टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल सीलेन, सीलेन इसमें प्रयोग किया जाता है, जिसे आप लोग TMS के नाम से जानते हो। अगर फार्मूले की बात आए तो फार्मूला में CH3 का होल 4SI टेट्रा मिथाइल सीलेन बोला जाता है। इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। केमिकल शिफ्ट निकालने का फार्मूला भी पूछ सकते हैं, केमिकल शिफ्ट कैसे निकाली जाती है इसका फार्मूला भी आपसे पूछ सकते हैं। और ये बोर्ड में आया भी, मतलब बोर्ड का मतलब है जो चैन बोर्ड था उसमें ये आया था। लैम्डा सैंपल इज इक्वल, चैन बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था। न्यू सैंपल, याद करिए, लैम्डा सैंपल इज इक्वल टू न्यू सैंपल माइनस न्यू TMS, आया था पेपर, आपने देखा है ना। और नीचे आ जाता आपका न्यू स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, और यहाँ पर आप 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। तो केमिकल शिफ्ट को ऊपर रखिएगा और ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को नीचे रखिएगा, तो आपका फार्मूला भी दोबारा तैयार हो जाएगा। ठीक, पार्ट्स पर मिलियन में है। हाँ ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ही वही होता है, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ही जगमोहन जी 10⁻⁶ होता है यार। तो ये पीजीटी में पूछा भी गया, या फिर ऐसे भी आप पूछ सकते हैं, लैम्डा डेल्टा इज इक्वल टू केमिकल, ऊपर लेना पड़ेगा, डेल्टा इज इक्वल टू केमिकल शिफ्ट लेना पड़ेगा, केमिकल शिफ्ट। ठीक है, न्यू लिख सकते हो, और नीचे आ जाएगा आपका यहाँ पर ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए। तो ऑसिलेशन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आप ले सकते हैं, और मल्टीप्लाई वही 10⁻⁶ से करते हैं। ठीक, एक तो ये ध्यान देना। NMR सिग्नल निकालना अगर आपने पूछा था तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि NMR सिग्नल हमने खूब निकलवाए हैं। जगमोहन जी बताइए, आप तो NMR सिग्नल पढ़ाएं कि मैंने नहीं पढ़ाए? हमेशा सेम प्रोटॉन का सेम NMR आता है, सेम प्रोटॉन का NMR सिग्नल एक माना जाता है। NMR सिग्नल हमेशा सेम रहता है, मतलब एक आता है, वो सेम रहेगा, एक आएगा। जैसे कि मान लीजिए ये मीथेन मॉलिक्यूल है, इस मीथेन के मॉलिक्यूल को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो सभी हाइड्रोजन सेम एटमॉस्फेयर में है, सभी हाइड्रोजन सेम एटमॉस्फेयर में है। और जब सेम एटमॉस्फेयर में है तो मतलब सभी एक ही सिग्नल देंगे, सभी हाइड्रोजन एक ही सिग्नल देंगे, एक ही सिग्नल देंगे, एक ही सिग्नल देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि सभी का एटमॉस्फेयर एक है। तो यहाँ पर NMR की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मनीष यादव जी? 1 आएगी, 1 आएगी। वेरी गुड, शाबाश। अगर मान लो हम यहाँ पर ये ईथेन मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो ईथेन मॉलिक्यूल में भी अगर आप नोटिस कर पाओगे तो यहाँ पर भी NMR सिग्नल, सभी का एटमॉस्फेयर एक है। देखो कैसे मैं आपको दिखाऊं, इसका अगर आप नोट करो तो इसका एटमॉस्फेयर इससे भी मैच कर रहा है, इसका एटमॉस्फेयर आपका इससे मैच कर रहा है, देखो ध्यान दो, और इसका एटमॉस्फेयर आपका इससे मैच कर रहा है। तो ये सब एटमॉस्फेयर सेम है। जब सब एटमॉस्फेयर सेम है तो इसका मतलब यहाँ पर NMR, मतलब ये दोनों एक माने जाएंगे, ये दोनों एक, ये दोनों एक, तो यहाँ पर NMR सिग्नल जो है वो 1 ही काउंट होगा। कोई कंफ्यूजन बताइए साहब, कोई कंफ्यूजन या हो गया ना, समझ में आया?
इसी तरीके से अगर मान लो हम यहाँ पर CH3OH ले लेते हैं, तो CH3OH को अगर हम लोग कंसिडरेशन में लाएं तो इसके NMR सिग्नल कितने आएंगे? यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H, ये इन तीनों का एटमॉस्फेयर एक ही है, इन तीनों का एटमॉस्फेयर साहब एक ही है, यानी कि इसका एटमॉस्फेयर एक है, लेकिन इसका एटमॉस्फेयर आपको डिफरेंट दिखेगा। तो अब आपको कितने NMR यहाँ दिखाई दिए? यहाँ पर NMR सिग्नल आपको दिखाई दे रहे हैं, बताओ राजकुमार? हाँ, NMR सिग्नल यहाँ 2 दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। तो इस तरीके से अब मैं आपसे पूछता हूँ, समझ में आया राजकुमार? समझ में आया तुम्हारे? आप ही ने पूछा था ना सर पढ़ा देना। अब अगर मान लो मैं इथेनॉल लेता हूं और ये कंपाउंड आपका इथेनॉल है, ये कंपाउंड आपका इथेनॉल है, इसमें अगर आप सिग्नल देखेंगे तो यहाँ पर भी ये आ चुका है, इसका एटमॉस्फेयर इसके एटमॉस्फेयर से सेम मैच कर रहा है। इज इट क्लियर? इसका एटमॉस्फेयर इसके एटमॉस्फेयर से मैच कर रहा है, ठीक? तो इनका दोनों का एक, इन दोनों का एक, और इसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही डिफरेंट है। बताओ अब इथेनॉल में कितने NMR सिग्नल? इन तीनों का एटमॉस्फेयर अगर देखोगे तो इन दोनों से मैच कर रहा है ना? मैच कर रहा है। बताओ टोटल, जल्दी बताओ, 3 मिलेंगे, 2 मिलेंगे? यस, वेरी गुड, ये बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट है। तो ये इसे अगर हम लोग ए मान लेते हैं, सुन लो, इसे ए मान लेते हैं, ठीक है? इन अगर तो इन तीनों का एटमॉस्फेयर एक आपको दिखाई देगा, इन दोनों का एटमॉस्फेयर आपको एक दिखाई देगा, इसका अलग दिखाई देगा, तो टोटल NMR कितने मिलेंगे? फिर से बताते हैं, टोटल NMR कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। वेरी गुड, शाबाश। इनका ए हो गया, इसका भी ए हो गया, इसका भी ए हो गया, इन तीनों का एटमॉस्फेयर आपका एक सा हो गया। इनका बी मान लो और इस वाले को सी मान लो, तो टोटल आपके ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा आपका 3। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? कारण आपको बता देते हैं कि NMR सिग्नल इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उसके पड़ोस वाले की सिचुएशन, इन तीनों के सामने यही सिचुएशन, इन तीनों का सिग्नल एक ही आएगा, इन तीनों का सिग्नल एक आएगा, इन दोनों का सिग्नल एक आएगा, तो 3 एक हो, ये 2 हो गया, इसका बिल्कुल अलग हो गया, टोटल 3 हो गए। ये चीज है। क्लियर हो गई ना बात? बात क्लियर हो गई। अब चलिए एक एग्जाम्पल ऐसा है जो हमेशा आपको परेशान करेगा। जैसे कि मान लो मैं आपको कंपाउंड ले लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। विनाइल ये हमेशा परेशान करता है, इसको आप ओपन करो, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका H, और ये हो गया आपका Cl। इनका जो NMR सिग्नल है ये बहुत परेशान करता है। देखो ये माना जाता है कि इसका जो सिग्नल है वो इसके सामने ये हाइड्रोजन आ रहा है, तो मतलब इसका सिग्नल ए मान लेते हैं, इसके सामने क्लोरीन, इसका सिग्नल बी मानना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, सी मानना पड़ेगा। तो टोटल जो NMR यहाँ पर आएंगे वो टोटल NMR सिग्नल यहाँ पर राजकुमार 3 आ जाएंगे, जबकि लगता ऐसा है कि 2 ही NMR सिग्नल आएंगे। ये पूछा जा सकता है, संभावित है, एग्जामिनेशन में पॉसिबिलिटी है। अच्छा, इसका अगर NMR बता पाओगे? जैसे मान लो कोई कहे कि CH3 CH2 CH3, इसमें NMR सिग्नल कितने आएंगे बताएंगे आप? इसमें कितने NMR आएंगे बोलिए? इन तीनों का एटमॉस्फेयर एक है, इन तीनों का एक है, तो इसका मतलब ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। इज इट क्लियर? इन तीनों का एटमॉस्फेयर एक मान लो, इन दोनों का एक है तो ये बी हो गया, और इन तीनों का एटमॉस्फेयर अगर आप मानते हो तो इसको आप क्या मान सकते हो? बताओ जल्दी से फटाफट। 2 आएंगे कि 3 NMR आएंगे, जल्दी बताइए। 2 आएंगे कि 3 आएंगे? इसमें ए मानना पड़ेगा। वेरी गुड, ए ए ए, बिल्कुल सही। तो यानी कि 2 प्रकार के सिग्नल निकले, 1 + 1 मतलब 2 हो गया। इज इट क्लियर?
बिल्कुल सही। इनका एक रहेगा, उनका एक रहेगा। बहुत सुंदर, शाबाश, वेरी गुड। बस यही, इसीलिए तो मैं रुक जाता हूं कि भाई आप भी जवाब दें तो अच्छा जवाब हमें मिले। चलो एक एग्जाम्पल ये भी आ सकता है जो संभावित है एग्जाम के लिए। बेंजीन में कितने एनएमआर सिग्नल मिलेंगे? बेंजीन में कितने एनएमआर सिग्नल मिलेंगे बताइए? बेंजीन में कितने एनएमआर सिग्नल मिलेंगे? केवल एक ही मिलेगा। सभी हाइड्रोजन सेम कंडीशन में चले आते हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको परेशान कर सकते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल ये भी ले लीजिए। ऐसा क्या यादव जी, शाबाश, वेरी गुड, आपने पूछा, चलो आपकी तमन्ना पूरी कर देता हूं। अब यहाँ पर कायरल कार्बन हो गया। कायरल कार्बन के पड़ोस वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रो कायरल कार्बन बोलते हैं। ये बात ध्यान देना, कायरल कार्बन के पड़ोस वाले कार्बन को प्रो कायरल कार्बन बोलते हैं। तो ये इसमें एक तरीके के सिग्नल आएंगे, ए हो गए। इसमें सब में एक होंगे। इस हाइड्रोजन में एक तरीके का सिग्नल आएगा, इसे बी बोलेंगे। लेकिन प्रो कायल वाले में दो तरीके के सिग्नल माने जाते हैं, तो यहाँ सी प्लस डी मान लेते हैं और इसे आप लोग क्या मानेंगे? इसे आप ई मानेंगे। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4, फिर तो यहाँ 5 एनएमआर सिग्नल मिल रहे हैं टोटल। तो यहाँ पर टोटल आपके मिलेंगे, टोटल 5 एनएमआर सिग्नल यहाँ पर मिलेंगे। प्रो कायरल कार्बन के सिग्नल अलग गिने जाते हैं, P+1 गिना जाता है। समझ में आई बात आपको? नहीं, यानी कि जो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है प्रो कायरल में, प्रो कायरल ये होता है, ये कायरल के पड़ोस वाला कायरल कहलाता है प्रो कायरल। इसे कहते प्रो कायरल। और प्रो कायरल के दोनों हाइड्रोजन अलग रहेंगे, के दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट सिग्नल देंगे, डिफरेंट सिग्नल देंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान दोगे, गलती नहीं हो पाएगी। लगेगा ऐसा कि 4 सिग्नल आएंगे, लेकिन यहाँ पर 5 सिग्नल आएंगे। ये बात आप ध्यान देना। ठीक, तो यहाँ ए हो गया, बी हो गया, सी और डी और ई सबको जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल जोड़ लो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 5 एनएमआर सिग्नल आपको मिलेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आप करिएगा और आप अच्छे से क्वेश्चन कर भी लेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब मैं आपसे एक एग्जांपल और पूछता हूं, वो भी बताइए, तो हो सकता है आपको कुछ और क्लियरिटी हो। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं हम, यहाँ पर एक कंपाउंड ले लेते हैं CH3, यहाँ पर मैं CH ले लेता हूँ, नीचे रिंग लटका देता हूँ बेंजीन की। ऐसे करके मैंने बेंजीन लगा दिया, ये मैंने बेंजीन लगा दिया। अब आगे CH3 बना देता हूँ। ये एक बार मैंने अपनी किताब में भी डिस्कशन किया हुआ है इसका, ध्यान दीजिएगा, किताब देखिएगा तो मिलेगा आपको। तो इसमें कितने प्रकार के सिग्नल होंगे? अगर आप नोट कर पा रहे होंगे तो बताइए आप। अगर बेंजीन रिंग में तो एक ही कैटेगरी का सिग्नल होगा, तो इस पूरी रिंग के अंदर तो एक ही कैटेगरी का सिग्नल होगा, वो आप कुछ भी मान लीजिए। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और एक ये दोनों सेम आ जाएंगे, ये दोनों सिग्नल सेम देंगे, ये दोनों सेम देंगे सिग्नल। तो इसका मतलब टोटल 1 2 3, इन दोनों को एक हो गया, और 1 2 3, यानी कि एनएमआर यहाँ पर हमें टोटल कितने मिलने चाहिए? एनएमआर यहाँ पर हमें 3 मिलने चाहिए। राजकुमार, अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? राजकुमार जी, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं आपको? अब मेरे हिसाब से आपको बढ़िया करके मैंने, देखो, ड्रग्स भी पढ़ा दिया, डाइज, जितने टॉपिक थे मैंने लगभग सब आपसे डिस्कशन किए हैं। ठीक, इसमें बताइए कितने प्रकार के एनएमआर सिग्नल मिलेंगे? इसमें बताइए। यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ सभी पोजीशन पर, ये हाइड्रोजन मैंने लगा दिया, सब हाइड्रोजन मैंने सेट कर दिया, तो यहाँ पर आप कितने प्रकार के सिग्नल बताएंगे? एनएमआर यहाँ कितने बताएंगे? बताइए। एनएमआर यहाँ पर आपको बताने पड़ेंगे केवल एक। क्यों एक ही क्यों बताना है? क्योंकि इसका सिग्नल इसके बराबर, ये सब हाइड्रोजन सेम है, ऑल हाइड्रोजन्स आर सेम, सो दे शोज सेम सिग्नल, वो सभी एक ही प्रकार के सिग्नल प्रदर्शित करेंगे। जगमोहन जी, शाबाश, रिवीजन हो रहा है ना? रिवीजन तो बढ़िया हो रहा है यार, टेंशन फ्री होकर के रिवीजन हो रहा है। इसके बाद बहुत पढ़ा दिया है मैंने, अब इतना तो आप मान के चलिए, जितना अनलिमिटेड मैंने पढ़ाया है वो आप देख रहे होंगे, कितना अनलिमिटेड हम लोगों ने डिस्कशन किया। यहाँ पर CH3 ले लीजिए एक, यहाँ पर H ले लीजिए, यहाँ पर भी H ले लीजिए, यहाँ पर भी H ले। अब इसके बाद भी अगर पेपर में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर तो मान के चलिए कि बहुत ही दुखद वाली घटना हो जाएगी। तो इसलिए आपको सिलेक्शन लेना, हर कीमत पर लेना है। जी बताइए, यहाँ पर कितने प्रकार के सिग्नल मिल रहे हैं? देखो, इसके रिस्पेक्ट में तो यहाँ CH3, यहाँ से ये, तो ये दोनों
सेम सिग्नल शो करेंगे, ये दोनों सेम करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर ये बी सिग्नल शो करेगा तो ये भी बी करेगा और यहाँ पर भी बी ही होंगे। ये तीनों एक ही एटमॉस्फेयर में है। अगर मैं सर्कल से बताने की कोशिश करूं, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, इन तीनों के सिग्नल एक हैं। और अगर हम बात करें इनकी, तो इनके दोनों के सिग्नल एक हैं और इसका सिग्नल जो है ऊपर वाले के सिग्नल एक अलग कैटेगरी का होगा, तो ए बी सी होगा। तो टोटल यहाँ पर जो सिग्नल मिलेंगे एनएमआर, वो सिग्नल हमें कितने मिलेंगे बताइए? 3 ही तो मिलेंगे या 3 तो ही मिलेंगे। मर्दन सिंह जी 4 क्यों आएंगे? 3 ही तो आएंगे। उसके तो सभी सिग्नल हाइड्रोजन के सेम है ना, इसके हाइड्रोजन तो सब सेम है, तो वहां तो सी हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी 3 ही तो हुए, 3 सिग्नल तो ही आएंगे। है ना, समझ गए बात? चलो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि जो टॉपिक्स आपके नॉर्मल हैं उनको आप जरूर रिवाइज करिएगा, क्योंकि मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं। देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म को जो मैंने पढ़ाया है, रिएक्शन मैकेनिज्म, जो रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने पढ़ाया है, रिएक्शन मैकेनिज्म पर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करिएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म पर मैक्सिमम क्वेश्चन करिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो स्पेक्ट्रो को आप स्पेक्ट्रो से स्पेक्ट्रो में हार्डली 2 एमसीक्यू आपको मिलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं मिल पाएगा, 2 एमसीक्यू आपको मिलेंगे। ड्रग्स से, हाँ ड्रग्स CS3 में सभी सेम है, CS3 अलग है लेकिन सब सेम है ना। ड्रग्स में हार्डली आपको 4 एमसीक्यू मिलने के चांस यहां से बढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करता हूं तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी आपको लगभग और लगभग 3 से 4 एमसीक्यू यहां पर भी मिलने के चांस बनेंगे, ठीक है। ये चीजें आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री अगर आप चाहें तो एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। इन्वायरमेंटल को मैंने PDF डाल रखी है, उनको आप चलते चलते देख लीजिएगा। खासकर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में मेन चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। उसमें एक हल्का सा रिव्यू ले लीजिएगा, पॉल्यूशन देख लीजिएगा, सॉइल पॉल्यूशन देख लीजिएगा, है ना। इसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, तो ये रहेगा कि नहीं भाई, थोड़ा सा हमारे पास समझौता ये रहने वाला है कि कुछ चीजें हमें याद रहनी चाहिए, वो चीज हमें नोटिस करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, जो मेन टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, उन मेन टॉपिक्स पर देखो जगमोहन जी, जी जी जगमोहन जी, इन तीनों के जो एटमॉस्फेयर है ना CS3 का, वो यहाँ पर डिफरेंट नहीं बताया होगा। अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो यहाँ पर डिफरेंट नहीं बताया होगा। डिफरेंट आपको एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी, इसके जितने भी हाइड्रोजन है वो सब एक से होंगे ना, तो टोटल 4 हुए। अच्छा हाँ, OIC, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो टोटल ABC। हम्म, ठीक ठीक, मैं समझ गया आपको। इसके रिस्पेक्ट में ये अलग हो गया OIC, ठीक है, वो सही आ गया, ये D हो जाएगा फिर। इसके हाँ टोटल ये D हो जाएगा, टोटल 1 और बढ़ा, ये वाला इनसे मैच नहीं किया, ये दोनों से मैच किया है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट। ये वाला जो है वो ये डिफरेंट हो गया, वो मैंने ध्यान नहीं, वो तो CS3 अलग है, ठीक है, वो तो C ही होगा, इसको आप D मानेंगे तो ये 1+4 हो जाएगा। सॉरी, ध्यान नीचे की तरफ नहीं गया मेरा, सॉरी फॉर दैट। हाँ टोटल 4 आएगा, ठीक है। तो जो मेन टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स जैसे अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग देखो, केमिकल बॉन्डिंग देखो, पीरियोडिक टेबल देखो, है ना। और उसके बाद आप इन 3 चैप्टर का कवरेज कम से कम आप मान के चलो कि 15 से 16 क्वेश्चन जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा।
तो 15-16 क्वेश्चन यहीं से उठ जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। उसके बाद केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम भी बचा हुआ है, एसपीडीएफ ब्लॉक में भी बहुत हल्का फुल्का पूछा जाना है। तो एक बार आप बहुत पेन लेकर के आप परेशान नहीं होइए, अब आप सिर्फ एक हल्का सा बढ़िया सा रिवीजन एक कर डालिए और आपको कुछ नहीं चाहिए। मतलब बहुत हौच पौच करने की आवश्यकता आपको नहीं है, केवल एक बहुत कूल रिवीजन की आवश्यकता है आपको। अगर मैं कहूं आपसे तो अब एक कूल रिवीजन चाहिए, और ये कूल रिवीजन ही सिलेक्शन का बेस बनेगा, चाहे वो फिजिक्स का रिवीजन हो और फिर चाहे फिर वो केमिस्ट्री का रिवीजन हो। इन दोनों का एक आपको कूल रिवीजन चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं आपको ये बताऊंगा कि रिवीजन के लिए सबसे बेटर आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, आज मैं आपको दो चीजें और बताऊंगा। सबसे बेस्ट आपका मेथड क्या है वो समझना। आप देखो, सबसे बेस्ट मेथड है कि आप हर टॉपिक को, केवल क्लू पॉइंट को, मेन टॉपिक्स को आप रिवाइज करिए। मेन पॉइंट्स को आप रिवाइज करिए। मेन पॉइंट्स कौन कौन से, जो मैंने अपनी तीनों वीडियोस में बताए हैं, जो आपको याद ना रहते हो, जो आपको याद ना रहते हो, उन टॉपिक्स को आप जरूर पढ़िए। नंबर 2, हर फार्मूले को लिखकर देख लीजिए। फार्मूला लिखकर देख लें आप, इस बात का ध्यान दें। फार्मूला लिखकर देख लें, ये नहीं कि पढ़ के छोड़ा ना, लिख कर देख लीजिए फार्मूला। दूसरी बात है, यूनिट आप सब याद कर लें। यूनिट चाहे वो आपकी आर की वैल्यू हो, चाहे गैस कांस्टेंट की वैल्यू हो, किसी की भी वैल्यू हो, उन सभी की वैल्यूज को आप लिख करके देख लीजिए बढ़िया करके, बहुत अच्छे ढंग से। तो नंबर 1, मेन पॉइंट्स याद कर लीजिए, फार्मूला लिख कर देख लीजिए, यूनिट्स लिख करके देख लीजिए। उसके बाद रिएजेंट कौन सा कहाँ प्रयोग होना है, रिएजेंट, अब वो चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो और या फिर वो रिड्यूसिंग एजेंट हो, कौन सा कहाँ यूज करना है, तो वो यूज आप जरूर याद रखना। तीसरी बात जो है, वो नेम रिएक्शन के इंटरमीडिएट जो मैंने पढ़ा है, नेम रिएक्शंस आपको याद करना है, उनके इंटरमीडिएट्स रट डालिए। इंटरमीडिएट्स को आप बिल्कुल रट लें। उनके ऊपर लोन पेयर कितने हैं, अनपेयर्ड कितने हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन उनके याद रहना चाहिए। तीसरी बात है कि रेजोनेंस कौन कितने बना रहा है, इस बात को भी, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स को आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं, किसी कीमत पर नहीं, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान देना है, बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो स्ट्रक्चर्स बहुत सारे होंगे, वो चाहे पी ब्लॉक के हों, चाहे वो एस ब्लॉक के हों, चाहे पी ब्लॉक के हों, चाहे डी के हों, चाहे एफ के हों, इन्हीं एसपीडीएफ के अगर पॉइंट्स को देखें तो कंपाउंड्स के नाम आप जरूर याद रखिएगा। जैसे क्विकलाइम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना। जैसे अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ तो क्विकलाइम का फार्मूला, क्विकलाइम हो गया, पीओपी का फार्मूला हो गया, है ना। इसी तरीके से पोटाश एलम का फार्मूला हो गया। ये सब फार्मूले आपको बिल्कुल फिंगर्स पे रहने चाहिए। मोहर सॉल्ट का फार्मूला हो गया, मोहर्स सॉल्ट का फार्मूला हो गया, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का फार्मूला हो गया, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का फार्मूला हो गया, ग्लाउवर्स सॉल्ट हो गया, इप्सम सॉल्ट हो गया, इप्सम सॉल्ट हो गया, ग्लाउवर्स सॉल्ट हो गया, ऑयला विट्रियोल हो गया, व्हाइट विट्रियोल हो गया, ग्रीन विट्रियोल हो गया। इन सब के फार्मूले फिंगर्स पे रहने चाहिए। पी ब्लॉक में आपको हाइब्रिडाइजेशन के साथ में इनके एंगल आपको याद रहना चाहिए। एंगल, ज्योमेट्री आपको अलग याद रहनी चाहिए, जियोमेट्री अलग याद रहे, शेप आपको अलग याद रहनी चाहिए। ज्योमेट्री, शेप और हाइब्रिडाइजेशन जरूर याद रहे। बॉन्ड
ऑर्डर आपको जरूर याद रहना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर में खासकर N2 का, O2 का, O2 प्लस का, O2 माइनस माइनस का, इनके बॉन्ड ऑर्डर याद रहे, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रहे आपको। और खासकर होता है अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो डी में आ जाइए, तो डी में अधिकतर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी पूछ लेते हैं कि Fe डाई पॉजिटिव में, ट्राई पॉजिटिव में कितने अनपेयर्ड हैं, Mn डाई पॉजिटिव में कितने अनपेयर्ड हैं। F में आपको K2Cr2O7 और KMnO4 दोनों की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज पर फोकस करके रखना है। और इनके सेपरेशन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि जब आप इनको एल्केन एल्कीन एल्केन एल्कीन और एल्काइन को अगर आप पढ़ते हैं तो इन तीनों में इसके अंदर ओजोनोलिसिस को आप जरूर पढ़िए, इसके अंदर भी आप ओजोनोलिसिस जरूर पढ़िएगा। इसी के अंदर आप KMnO4 की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में जरूर पढ़िएगा, इसके अंदर भी KMnO4 की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में जरूर पढ़िएगा। इसके अंदर वुड्स रिएक्शन आप जरूर पढ़ करके जाइएगा, है ना। इसके अंदर वुड्स रिएक्शन और इसके अंदर पायरोलिसिस आप जरूर पढ़ करके जाइएगा, छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं। क्रैकिंग इसके अंदर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इसे भी आपको नहीं छोड़ना है किसी कीमत पर। इन तीनों में डिफरेंस करने के लिए Br2 की रिएक्शन और KMnO4 की रिएक्शन को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। और साथ ही साथ आपको AgNO3 अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट और क्यूप्रस Cu2Cl2 अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड की रिएक्शन ध्यान रखेंगे, ये भी आपको पढ़ करके जानी है। और एक चीज और है कि ओजोनोलिसिस में बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होता है और कौन सा कंपाउंड बनता है, इसको भी आप नोट डाउन किसी भी पेज पर करके रिवाइज कर डालिए अच्छे ढंग से, ठीक है ना। यहीं पर आप थोड़ा सा ये भी हैकल्स रूल पढ़ लीजिए। एरोमेटिसिटी को अगर मैं कहता हूं तो यहाँ पर तो एरोमेटिसिटी को भी आप ध्यान देंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने बता ही दिया है। इंडक्टिव इफेक्ट मैं सब याद दिला रहा हूं आपको, इंडक्टिव इफेक्ट को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को भी आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन आने की संभावना बनेगी। और साथ में कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन, कार्बोकैटायन मैंने जल्दी ही अभी रिवाइज कराया है, और कार्ब एनायन को आप अच्छे ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा। अब मैं कल गैप करके परसों आपका लूंगा टेस्ट, ध्यान दीजिएगा। टेस्ट आपका होगा केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का, यानी कि टेस्ट अब आप देंगे, टेस्ट देंगे। अब आप अब कुछ नहीं करेंगे, टेस्ट कल आपका है, कल वेडनेसडे है, परसों यानी कि थर्सडे को टेस्ट देंगे आप। चलिए फिजिक्स मत दीजिए, थर्सडे को दीजिए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कितने क्वेश्चंस रखें बताओ भाई, कितने रखें? जितने आते हैं उतने ही रख दें, जितने आते हैं उतने ही रख दें। केमिस्ट्री बताइए कितने क्वेश्चंस रखें, MCQ कितने दें? थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, तीनों दिन आप टेस्ट देंगे केवल केमिस्ट्री के। 60 सही है, नहीं 60 सही है, ठीक है। 60 एकदम परफेक्ट है, 70 नहीं, 60 सही है। तो 60 60 60 70 रहने दो मर्दन सिंह जी, 60 पे आइए आप, एकदम परफेक्ट रहेगा। टाइमिंग, टाइमिंग बता दी, आपके हिसाब से चलूंगा। टाइमिंग्स बताइए कितनी रखें? टाइमिंग्स 1 आवर रख दें, ठीक। 1 आवर मतलब 60 मिनट, ठीक। और 60 मिनट उसके बाद जो है, एक चीज आपको और बता देता हूं कि 9 PM से कर देता हूं, 9 PM टू 10 PM, ठीक। इज इट क्लियर? फुल फुल सिलेबस। अब भी क्या करोगे टॉपिक यार, फुल सिलेबस। फुल सिलेबस, ओनली LT, ठीक है। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।
गॉड ब्लेस। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो परसों टेस्ट के लिए रेडी रहिए, पूरा रिवाइज कर डालिए बढ़िया से अच्छे ढंग से, फिर हमारा टेस्ट मस्त होगा। और एक से छठा क्वेश्चन दूंगा एकदम सॉलिड परफेक्ट। ठीक है, ओके, गुड नाइट।